वज़ीर-ए-आज़म ने 5G खिदमात का किया आगाज़। इंडिया मोबाइल कांग्रेस से खिताब करते हुए मुल्क के दरवाजे पर नए दौर की दस्तक और मौक़े के लामहदूद आसमान की शुरुआत है 5G। 5G खिदमात का टेली मवासलात शोबे के सनतकारों ने किया खैर मकदम। कहा यह शुरुआत आज़ादी के 75वें साल में मुल्क में तालीम, सेहत और ज़राअत के शोबों में लाएगी इनकलाबी तब्दीली। सदर जमहूरिया ने नई दिल्ली में सबसे ज्यादा साफ सुथरी रियासतों और शहरों को दिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अवार्ड। मुख्तलिफ जुमरों में 160 से ज्यादा दिए गए अवार्ड। तकरीब में मुल्क के मुतअद्दिद मुअज़्ज़िज़ीन ने की शिरकत। यूक्रेन में रूस के रेफरेंडम की मजम्मत करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद से भारत रहा दूर। भारत ने सभी मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों से तशद्दुद को फौरी तौर पर ख़त्म करने की अपील की। कहा इख्तलाफ़ात और तनाज़ात को दूर करने का वाहिद तरीक़ा है बातचीत। छत्तीसवें कौमी खेलों में ख़वातीन के 100 मीटर के दौड़ मुकाबलों में देखने को मिला बड़ा उलटफेर। स्टार एथलीट द्युति चंद और हिमा दास तमगे जीतने में रही नाकाम। आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी और तमिलनाडु की अर्चना ने बिलतरतीब सोने और कांसे का तमगा जीता। मर्दों की 100 मीटर दौड़ में असम के इमलान बोर्गन ने अपना दबदबा बरकरार रखते हुए जीता सोने का तमगा। नवरात्र के छठे दिन मुल्क भर के मंदिरों में उमड़ा भक्ति का सैलाब। छठे दिन मां कात्यायनी की हो रही है पूजा। आज से दुर्गा पूजा पंडालों के भी खुले दरवाजे। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में मुल्क में 5G सर्विसेज का आगाज़ किया। इसके साथ ही भारत मवासलाती इनकलाब में एक बड़ी छलांग लगाते हुए टेक्नोलॉजी के एक नए दौर में दाखिल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म के जरिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 2022 के छठे एडिशन के आगाज़ पर जाए तकरीब तालियों से गूंज उठी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि 5G का मुतारिफ होना मुल्क में एक नए दौर का आगाज़ है और आज की तारीख में दर्ज होने जा रही है। ये समिट तो ग्लोबल है, लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आने वाले वक्त में भारत न सिर्फ टेक्नोलॉजी का सारिफ रहेगा बल्कि इसकी तरक्की और निफाज में अहम किरदार भी अदा करेगा। 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत। टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डिजिटल इंडिया तरक्की का एक बहुत बड़ा विजन है जो आम लोगों की जिंदगियों को आसान बनाएगा। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है,
ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। मुझे याद है जब मोबाइल सेक्टर से जुड़े इस विजन के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी तो मैंने कहा था कि हमारी अप्रोच टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए बल्कि होलिस्टिक होनी चाहिए। वजीर आजम ने मजीद कहा कि डिजिटल इंडिया का तस्वुर 4 सतनों पर टिका है और डिजिटल फर्स्ट के तस्वुर के साथ ही हम हर मैदान में आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए जरूरी था कि वो इस सेक्टर के सभी आयामों को एक साथ कवर करे। इसलिए हमने 4 पिलर्स पर और 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया। पहला, डिवाइस की कीमत। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी। तीसरा, डेटा की कीमत। चौथा, और जो सबसे जरूरी है, डिजिटल फर्स्ट की सोच। साथियों, जब हम पहले पिलर की बात करते हैं, डिवाइस की कीमत की बात करते हैं, तो एक बात बहुत स्पष्ट है, डिवाइस की कीमत तभी कम हो सकती है जब हम आत्मनिर्भर हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत चौथे सनती इनकलाब की क़यादत करेगा और आने वाली सदी भारत की सदी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 5G टेक्नोलॉजी की आमद से हम अपने सामने ही ख्वाबों को सच होते देख सकेंगे। भारत पहली 3 औद्योगिक क्रांतियों का लाभ नहीं उठा पाया, लेकिन मेरा विश्वास है कि भारत न सिर्फ चौथी औद्योगिक क्रांति का पूरा लाभ उठाएगा बल्कि उसका नेतृत्व भी करेगा। और विद्वान लोग तो कहने लगे हैं कि ये भारत का दशक नहीं, ये भारत की शताब्दी है। भारत ने किस तरह 4G आने के बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऊंचाई छलांग लगाई है, इसके हम सभी साक्षी हैं। आज जब भारत में 5G का लॉन्च हो रहा है तो मैं बहुत विश्वास से भरा हुआ हूं दोस्तों। मैं दूर का देख पा रहा हूं और जो सपने हमारे दिल दिमाग में चल रहे हैं उसको अपनी आंखों के सामने हम साकार होते देखेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के 6ठे एडिशन का इफ्तिताह किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 4 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर होगी। इसका थीम न्यू डिजिटल यूनिवर्स है। इस कॉन्फ्रेंस में कारोबारी, इख्तिराकार और सरकारी एहलकार डिजिटल टेक्नोलॉजी को तेज़ी से अपनाने और इसकी अशात से पैदा होने वाले मुनफरिद मौक़े पर गौर फ़िक्र करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 5G लॉन्च करने से पहले एक नुमाइश का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने 5G पर मुनक़दा नुमाइश में मुख्तलिफ पवेलियन का दौरा किया और 5G से मुतालिक मसनूआत के बारे में मालूमात हासिल की। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने वज़ीर आज़म को 5G सर्विस के बारे में बताया। ग्रुप के सरबराह मुकेश अंबानी भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे। उसके बाद ज़राअत, तालीम, सेहत आम्मा, माहौलियात के शोबों से मुतालिक 5G टेक्नोलॉजी को नुमाइश में दिखाया गया है। नुमाइश के दौरान वज़ीर आज़म ने C.DAT के पवेलियन में देसी 5G कवर का इफ्तिताह किया। इसके अलावा 3 अहम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के स्टॉलों का भी दौरा करते हुए 5G से मुतालिक मुख्तलिफ मसनूआत देखे जो तालीम, सेहत, ज़राअत के शोबे से मुतालिक अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, जिससे एक बड़े तबके को फ़ायदा हुआ है। इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस में 5G मोबाइल खदमात लॉन्च किए जाने के मौके पर टेलीकॉम शोबे की कई नामवर हस्तियां भी मौजूद रहीं। इन सभी ने इत्तलाती टेक्नोलॉजी की तोसी और तरक्की में वज़ीर आज़म मोदी के किरदार को अहम करार दिया। रिलायंस जियो के सरबराह मुकेश अंबानी ने वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में मुल्क में हो रहे टेलीकॉम टेक्नोलॉजी की तरक्की की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि मुल्क एक नए जोश जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा है।
I would like to express a deep-seated emotion of pride in my heart, a pride felt by every Indian. Your leadership has raised India's prestige, profile, and power globally like never before. In today's fast-changing world, there will be no stopping a resurgent India from soaring to the top, a place that is rightfully ours. India and Indians can't settle for anything less. और इस मौके पर भारतीय एयरटेल के सरबराह सुनील भारती मित्तल ने कहा कि तकनीक की जो समझ वजीर आजम मोदी को है वो किसी और आलमी लीडर में नजर नहीं आती। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हमें इस बात का गर्व है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास आज एक ऐसे लीडर हैं जो टेक्नोलॉजी को बारीकी से समझते हैं और बाखूबी से सजाते हैं। मैं दुनिया में जाता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, टेक्नोलॉजी की अप्रिसिएशन तो शायद बहुत लीडर्स करते हैं, और उसकी बारीकी से समझ और उसकी जोड़ना देश की उन्नति के लिए मेरे हिसाब से शायद जो मोदी जी कर सकते हैं वो कोई भी और नहीं कर सकता। वोडाफोन आईटीएल की नुमाइंदगी करते हुए आदित्य बिरला ग्रुप के सरबराह कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि तकनीक की मदद से अवामी बहबूद और तरक्याती प्रोग्रामों को आवाम तक पहुँचाने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की विजन की मैं तारीफ करता हूँ। The Honorable Prime Minister's vision, global influence, as well as enabling government policies and platforms such as Gati Shakti and Make in India will play a crucial role in catalyzing the required investments into our sector. Sir, your government has made critical policy interventions, boosting investor confidence in the sector, and as we move into the 5G era, we hope to receive continued policy support to drive the 5G revolution in this digital decade. वज़ीर आज़म मोदी ने 5G हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट सहूलत के आगाज़ के दौरान दिल्ली के द्वारका सेक्टर 25 में मुजव्वज़ा मेट्रो स्टेशन की ज़ेर ज़मीन सुरंग से 5G खदमात के काम करने का मुशाहिदा भी किया। वोडाफोन आइडिया ने दिखाया कि किस तरह इन मज़दूरों को वर्चुअल रियलिटी और मसनूई ज़हानत की मदद से हकीकी वक्त में मॉनिटर किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने इस सुरंग में मौजूद मज़दूरों से बातचीत भी की। सबसे बड़ी बात होती है मजदूर का विश्वास, उसको लगना चाहिए यहाँ सेफ्टी है, और मुझे पहले से इंडिकेशन मिलता है इस टेक्नोलॉजी के कारण, तो ये अनुभव आ रहा है। जी बिल्कुल, पूर्ण रूप से। अंदर कोई गैसेस हो, कुछ और तकलीफ हो तो तुरंत ये सेंस करके बता देता है, तो ये अनुभव आ रहा है कुछ आपको? जी सर, बिल्कुल। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप श्रमिकों के कारण मेरा देश बन रहा है। 5G लॉन्च के दौरान रिलायंस जियो ने मुंबई के स्कूल के एक उस्ताद को महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा के 3 मुख्तलिफ मकामात के तलबा से जोड़ा। तकरीब में मौजूद लोगों को दिखाया गया कि किस तरह 5G असातिज़ा को तलबा के करीब लाकर उनके दरमियान जिस्मानी फासले को ख़त्म करके तालीम को आसान बनाने की सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म मोदी ने तलबा से बातचीत की और उनके तजुर्बात के बारे में जाना। अच्छा, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और आप चाहोगी कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिल जाए? सर, मेरा मनपसंद साइंस है। अच्छा, उसको लगता है कि टेक्नोलॉजी से अब मजा आएगा? हाँ। ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे? हाँ। अब ये जैसे हार्ट के विषय में अभी पढ़ाया, अगर ऐसा न होता और टीचर ने समझाया होता तो दिमाग में चित्र बनता कि हाँ ये कुछ ऐसा कह रहे हैं टीचर? नहीं बनता। देखिए, ये फर्क है टेक्नोलॉजी का, जिसका फायदा हमारे देश के बच्चों को होने वाला है। चलिए बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। एयरटेल ने अपने डेमो में दिखाया कि उत्तर प्रदेश की एक लड़की ने कैसे होलोग्राम टेक्नोलॉजी की मदद से निज़ाम शमसी के बारे में समझा और उसका तजुर्बा कैसा रहा। वज़ीर आज़म ने होलोग्राम की शक्ल में स्टेज पर नमूदार हुई लड़की से उसके तजुर्बात के बारे में जाना। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्ते। आपने क्या अनुभव किया जब सोलर सिस्टम की तरफ आप काम करना शुरू किया? तो हमने जैसे ही VR में देखा, हमें ऐसे लगा कि पूरा सोलर सिस्टम हमारे आंखों के सामने है। हमने सैटर्न के रिंग्स देखे और मंगल ग्रह पर तो हम उतर ही गए।
बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और जैसे ही हम पीछे तके तो सूर्य बिल्कुल हमारे सामने था। यह सब कुछ बिल्कुल रियल लग रहा था। इसके बाद हमने पिरामिड देखा। हमें बिल्कुल भी अनुभव नहीं था कि पिरामिड कैसा दिखता है, हमने किताबों में ही पढ़ा था। पर जैसे हमने VR के थ्रू से देखा तो हमें पता चला वो कितना बड़ा है। और क्या इसका उपयोग हो सकता है? तुम्हें क्या विचार आता है? ये सब देखने के बाद, करने के बाद तुम्हें क्या विचार आता है? हम जो किताबों में पढ़े हैं उन्हें असली में अनुभव कर पाए, वो भी अपने ही स्कूल में। इससे पढ़ाई में हमारी रुचि और बढ़ गई है और हमें नई नई चीज़ें सीखने का मन है, जैसे कि डायनासोर, आदि मानव पहले कैसे रहते थे, और साथ अजूबे भी देखने हमें इसमें। चलिए बेटे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। और आइए अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रिहाइश और शहरी अमूर की वजारत के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा प्रोग्राम आज़ादी एट 75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की सबसे साफ रियासतों और शहरों को अवार्ड से सरफराज किया। इस तकरीब में रिहाइश और शहरी अमूर के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी और वज़ीर मुमलिकत मुशल किशोर, शहरी तरक्यात के वज़ीर और मुल्क भर के मेयर समेत मुतादिद सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं। इस दौरान मुख्तलिफ ज़ुमरों में 160 से ज़्यादा अवार्ड दिए गए। इस प्रोग्राम में रियासत और शहर के मुंतज़िम, इलाकाई शराकतदार, माहिरीन के अलावा नौजवान तंजीम, स्वच्छ कारकुन, सिनत नुमाइंदे, स्वच्छता और कचरा बंदोबस्त शोबे के स्टार्टअप, तालीमी इदारे, गैर सरकारी तंजीम और CSO समेत तकरीबन 1800 मेहमान शरीक हुए। और इससे कबल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने टेक्नोलॉजी से मुतालिक नुमाइश भी देखी। सदर जमहूरिया ने मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत स्वच्छता अवार्ड तकसीम किए। 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों के ज़ुमरों में इंदौर ने एक बार फिर बाजी मार ली है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में मुल्क की मुहिम स्वच्छ भारत 2022 का आगाज़ किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क के साथ प्रयागराज को भी तरजीही बुनियाद प्लास्टिक से पाक बनाना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी किसी एक की नहीं बल्कि मुल्क के हर शहरी की है। ये प्रोग्राम 1 महीने तक चलेगा। नेहरू युवा केंद्र तंजीम के जरिए मुल्क भर के 744 अजला के 6 लाख गाँवों में स्वच्छ भारत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। नौजवानों के उमूर के महकमे ने इस प्रोग्राम के जरिए 1 करोड़ किलोग्राम प्लास्टिक कचरे को ठिकाने लगाने का हदफ रखा है। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने साल 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा को रियासती आफात फ़ंड SDMF के मरकज़ के हिस्से की शक्ल में 488 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दे दी है। 15वें मालियाती कमीशन की सिफारिशों की बुनियाद पर मरकज़ी सरकार ने साल 2021-22 से 2025-26 के लिए रियासती आफात फ़ंड को 32,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा और नेशनल डिज़ास्टर फ़ंड को 13,693 करोड़ रुपए से ज़्यादा मुख्तस किए हैं। इससे आफात का ख़तरा कम होगा और माहौल के मुवाफ़िक़ बस्तियों को बढ़ावा मिलेगा। आज दिफाई महकमे के अकाउंट्स का यौम तासीस है। इस मौके पर फ़ौज के लिए कई अहम ऐप की शुरुआत की गई है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्पर्श मोबाइल ऐप लॉन्च करके इसका आगाज़ किया। स्पर्श मोबाइल ऐप के ज़रिए आर्मी के पेंशन याफ्तागान के मसाइल का हल अब घर बैठे ही हो सकेगा। इसके अलावा वज़ीर दिफा ने डिफेंस ट्रैवल सिस्टम भी लॉन्च किया है ताकि फ़ौज के लोगों की टिकट बुकिंग में आसानी हो सके। वहीं इस प्रोग्राम में बिल पेमेंट पोर्टल दर्पण की शुरुआत भी की गई है, जिससे बिल की अदायगी, बजट के रखरखाव जैसी सहूलियात में शफाफियत आएगी। इसके अलावा डिफेंस सिविलियन पे सिस्टम की ऑनलाइन शुरुआत की गई है। इसके ज़रिए अब तनख्वाह से मुतालिक सभी सहूलतों में तेज़ी आएगी। इसके अलावा अग्निवीरों की तनख्वाह जैसी सहूलतों के लिए अग्निवीर पे सिस्टम भी शुरुआत की गई है। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि आज मुल्क नए अहद के साथ आगे बढ़ रहा है। हमें 2047 तक अपने मुल्क को एक मजबूत मुल्क बनाना है, जो कि बगैर फ़ौज के मुमकिन नहीं है। 68वें कौमी फिल्म अवार्ड की तकरीब में बेहतरीन अदाकार का अवार्ड हिंदी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए मारूफ अदाकार अजय देवगन को दिया गया है। अजय देवगन के साथ DT न्यूज़ ने ख़ास तौर पर बातचीत की। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको आपके अवार्ड के लिए। आपको पहले भी 2 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। कैसा आपको आपके लिए फीलिंग है ये? I think
फीलिंग तो सबको पता ही होगी कैसी है, क्योंकि दिस इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन आवर सिनेमा एंड वेरी लकी कि इस बार 2 अवार्ड्स मिल रहे हैं, एक एज ए प्रोड्यूसर एंड एक एज एन एक्टर. आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबडी. आप हमेशा हटकर फिल्में बनाते हैं, कुछ ऐसी फिल्में बनाते हैं जो लोगों को बहुत दिल को छू जाती हैं, और ऐसे लोगों पर, ऐसे वॉरियर्स पर फिल्म बनाना अपने आप में कितना चैलेंजिंग होता है सर? बिल्कुल चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको हिस्ट्री को रॉन्ग नहीं कर सकते, आपको काफ़ी कुछ डिटेलिंग करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, फिर उसे बनाना भी बहुत मुश्किल होता है. बट कोशिश हमारी जारी रहती है कि अच्छा काम करें. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद. सिनेमा पर बेहतरीन तहरीरी जूरी के सदर अनंत विजय से भी हमारी नुमाइंदा शाइला निगार ने बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि बेहतरीन तहरीर का इंतखाब करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है. हमारे साथ अनंत विजय जी हैं, जो कि ज्यूरी चेयरमैन हैं राइटिंग के. बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में. सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, अब जब पुरस्कार समारोह संपन्न हो चुका है, कितना मुश्किल रहा ये, और कितना मुश्किल होता है इतनी सारी पुस्तकों में से किसी एक का चयन करना, कुछ पुस्तकों का चयन करना, उन्हें अवार्ड देने के लिए? देखिए, मुश्किल तो होता है, लेकिन चूँकि ये नेशनल अवार्ड है और इसका राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्व है, और फिल्म इंडस्ट्री से लेके पूरे देश में इसकी व्याप्ति है, और लोगों को ये लगता है कि इस पुरस्कार के लिए हम पूरे साल भर मेहनत करते हैं. तो जूरी के सदस्यों को भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लोगों की तरफ से सहायता प्रदान की जाती है. हम सारे जितने भी भाषाओं में हमारे पास पुस्तकें आती हैं, राइट्स अप आते हैं, या बेस्ट क्रिटिक का अवार्ड जब हम लोग सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें से हम लोग विभिन्न भाषाओं के एक्सपर्ट की राय लेते हैं. आपको ये भी लगता है कि हमें इतने ही सिलेक्शन करने हैं, लेकिन ये भी और बेहतर है, इसे भी मिल जाना चाहिए था, तो वहाँ पर आप कैसे चूज़ कर पाते हैं? देखिए, बहुत सारी पुस्तकें आती हैं हमारे पास, और हमारे पास 45 दिन का वक्त होता है. अब आप समझिए कि अगर 45 पुस्तकें आ गई और 45 दिन का वक्त हो गया, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि आपस में जो भाषाई वाला मामला होता है वो बांट लेते हैं. कि जैसे अगर उड़िया की कोई हमारी सदस्य हैं तो उनको वो दे देते हैं, और हम हिंदी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं. तो इस तरह से आपस में बंटवारा करके फिर जब जूरी का डिलिब्रेशंस होता है, तो उसमें हम उन बिंदुओं पर उसका ध्यान रखते हुए उस पुस्तकों का चयन करते हैं. सबसे मुश्किल तब आती है जब 2 या 3 अच्छी पुस्तकें हमारे सामने आ जाती. ऐसे में भारत सरकार ने या NFDC ने एक व्यवस्था ये बनाई हुई है कि आप स्पेशल मेंशन करके और उसको सर्टिफिकेट दे सकते हैं. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बात करने के लिए. और मर्दों में बेहतरीन गुलकारी का अवार्ड राहुल देशपांडे को मराठी फिल्म बी वसंतराव के लिए दिया गया है. देशपांडे ने हमारी नुमाइंदा शाइला निगार से अपने ख्यालात का इजहार किया. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इस अवार्ड के लिए. कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले यही क्वेश्चन. ये मेरा पहला नेशनल अवार्ड है, तो बहुत स्पेशल महसूस कर रहा हूँ. बहुत गर्व की बात है कि एज अ क्लासिकल म्यूजिशियन आई हैव गॉट दिस अवार्ड, सो फीलिंग इलेटेड. मराठी सिनेमा में आपने एक अलग छाप छोड़ी है, और आपको एक बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है. ऐसा जब लोग कहते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? आई फील वेरी हम्बल्ड. बहुत अच्छा लगता है. बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिव अप टू दैट नेम. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. बेहतरीन खोजी फिल्म का अवार्ड पंजाबी जबान की फिल्म द सेवियर ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह को दिया गया है. फिल्म के प्रोड्यूसर किरणवीर सिंह और डायरेक्टर परमजीत सिंह ने डीडी न्यूज़ के साथ अपनी खुशी का इजहार किया. कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले ये, और फिर कश्मीर में सिनेमा अब जो है अपने एक नए परवाज उड़ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा दिन है, और ख़ास तौर हम बहुत आभारी हैं 68 नेशनल अवार्ड्स की जूरी को, ख़ास तौर जिन्होंने हमारी फ़िल्म जो है बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव फ़िल्म को उन्होंने सिलेक्ट किया है. सो रीजनल लैंग्वेज में है, पंजाबी में है पिक्चर, और हम ये महसूस करते हैं कि हमारे ये वर्क के बाद और भी लैंग्वेजेस में लोग इनकरेज होंगे, और आगे के लिए भी इस किस्म का काम आएगा सामने. सो इट्स अ ग्रेट मोमेंट एंड वी आर फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. थैंक यू. इसकी कहानी कश्मीर पर बेस्ड है. जी, ये ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह की लाइफ के ऊपर है, जिन्होंने 1947 में पुंछ को बचाया था. मिलिट्री हिस्ट्री में उनको द सेवियर ऑफ पुंछ और द सेवियर ऑफ J&K के नाम से जाना जाता है,
और अनफॉर्चुनेटली उनका कोर्ट मार्शल हो गया था, इसलिए हमने पूरी रिसर्च की है, तो इसलिए इसको बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव फिल्म का अवार्ड मिला। और मेरा सवाल कश्मीर पे इसलिए था क्योंकि अब कश्मीर में सिनेमा घर भी खुलने लगे हैं। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत लोग इनको जाके हमारी पिक्चर्स को देखेंगे और सलाहेंगे इनको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू। और बेहतरीन कोरियोग्राफिक अवार्ड तेलुगु फिल्म नाट्यम के लिए संध्या राजू को दिया गया है। हमारी नुमाइंदा शैला निगार के साथ संध्या राजू ने की खास बातचीत। कोरियोग्राफी अपने आप में बहुत मायने रखती है किसी भी फिल्म को जीवंत करने के लिए। कैसे आप देखते हैं इस अवार्ड को, नेशनल अवार्ड? Yes, my name is Sandhya Raju. I'm very happy to be and honored to be winning the award for Best Choreographer this year. This is my first national award. ये आपका फर्स्ट नेशनल अवार्ड है, तो जाहिर है जब आपको इस अवार्ड के बारे में पता चला होगा आपको बहुत दिल में धुकधुकाहट भी हुई होगी और बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा वो मोमेंट था आपके लिए? It's a dream-like moment, and I'm very, very humbled and happy to be getting this award. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। नाज़रीन, आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। इस दिन दुर्गा की छठी शक्ल कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को कामयाबी और शोहरत की अलामत माना जाता है। आज से दुर्गा पूजा पंडालों में पूजा शुरू हो जाती है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से ही पूजा करने के लिए अकीदतमंदों का हुजूम है। इसके साथ ही कात्यायनी के दीदार के लिए झंडेवालान मंदिर में बड़ी तादाद में अकीदतमंद मौजूद हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी से उनके तमाम अक़ीदतमंदों के लिए आशीर्वाद तलब किया है। वज़ीर आज़म ने सभी को नई क़ुव्वत इरादी और ख़ुद एतमादी के लिए भी देवी माँ से फजल तलब किया है। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा, माँ दुर्गा कात्यायनी का रूप निहायत ही हैरत अंगेज़ और मौफ़ाक़ुल फ़ितरत है। आज उनकी पूजा से हर किसी को नई क़ुव्वत इरादी और ख़ुद एतमादी नसीब हो, ऐसी तमन्ना है। भारत ने यूक्रेन के इलाकों पर रूस के कब्जे की मजम्मत करने वाली करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वोटिंग से दूरी अख्तियार कर ली। ये तजवीज़ अमरीका और अल्बानिया की तरफ से पेश की गई थी। 15 मुल्कों की कौंसिल में से 10 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, जबकि चीन, गबान, भारत और ब्राज़ील ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस की जानिब से वीटो किए जाने की वजह से ये तजवीज़ कबूल नहीं हो सकी। खेल की खबरों में कौमी खेलों में ख़वातीन के 100 मीटर मुकाबले में एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली है। स्टार एथलीट दुष्चंद और हिमा दास की फाइनल में ख़राब कारकर्दगी देखने को मिली। दोनों एथलीट तमगा जीतने में नाकाम रहीं। आंध्र प्रदेश की ज्योति राजी ने सोने का तमगा अपने नाम किया और कामयाबी हासिल की। वहीं तमिलनाडु की अर्चना ने चांदी और महाराष्ट्र की जयानरा ने कांसे का तमगा जीता। द्योति चंद को छठा और हिमा दास ने 7वां मुकाम हासिल किया। मर्दों के 100 मीटर दौड़ में असम के इमरान बुरगहन ने अपना दबदबा बरकरार रखते हुए सोने का तमगा जीता। इमरान ने 10.38 सेकंड में दौड़ को मुकम्मल करके पहला मकाम हासिल किया। मुकाबले का चांदी का तमगा तमिलनाडु के वी के अलक्या दसन ने जीता, जबकि कांसे का तमगा शिव कुमार ने अपने नाम किया। और इसके साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।